नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो इस समय युद्ध चल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस महायुद्ध में एक बार फिर दोहराया है कि हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने समय सीमा नहीं बताई। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर की मांग की है। ईरान की नई लीडरशिप पहले के मुकाबले कम कट्टर और ज्यादा समझदार है, लेकिन हम तभी विचार करेंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खुला रहेगा, वरना हम बड़ा हमला करेंगे। इस बीच ईरान ने फिर दावा किया है कि उसने अमेरिका से किसी तरह की सीज फायर की मांग नहीं की है। चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि ईरान 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पांचवी खबर नेटो से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने कहा है कि हम नेटो से निकलने के बारे में विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने चिढ़ाते हुए कहा कि नेटो कागजी शेर है। ईरान ने कल कहा था कि वो खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर हमला करेगा। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया है। बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा है। ईरान की तरफ से सभी खाड़ी देशों में अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा था कि वो तैयार है, अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों की सुरक्षा करेगा। लेकिन ईरान ने बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को निशाना बनाकर बता दिया है कि उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई है। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, उनको लेकर चेतावनी ईरान की तरफ से दे दी गई थी। दरअसल युद्ध लड़ने में जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, वो बात तो कब की बीत चुकी, जब ऊर्जा के ठिकानों को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ। और अब अमेज़न सेंटर को बहरीन में निशाना बनाया जाना, ये बहुत बड़ी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको लेकर पूरी दुनिया को चिंतित होने की जरूरत है। और यह सवाल उठ जाता है कि क्या ईरान ने जो धमकी आज रात 10 बजे के लिए दी है, उसको अंजाम देना शुरू कर दिया है। आपको याद करा दें, IRGC ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों को लेकर गंभीर चेतावनी कल जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाने पर रखा गया है, जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। ये दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। सवाल है कि जो ट्रंप कहते हैं कि युद्ध से बाहर निकलने वाले हैं, क्या वो अटक सकता है? युद्ध के 33 दिन बाद इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अब से करीब 630 मिनट बाद अमेरिकी नागरिकों के नाम संदेश देने वाले ट्रंप पर लगी है। वो ट्रंप जो पल में तोला पल में माशा वाले बयान देते आ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि जल्द ही ईरान से बाहर निकलने की बात करने वाले ट्रंप क्या वाकई युद्ध से बाहर निकलेंगे? वो क्या बोलेंगे? युद्ध खत्म करने को लेकर बोलेंगे क्या युद्ध जल्द खत्म करने की कोई डेडलाइन देंगे? क्या ये बताएंगे कि वो युद्ध से किस शर्त पर बाहर निकलेंगे? क्या ट्रंप का बयान उनका झुकना माना जाएगा? क्या ट्रंप ईरान की बात मान लेंगे? क्या ट्रंप ये बोलने वाले हैं कि अभी हमले का मकसद पूरा हो गया, अब बाकी फिर जब आशंका लगेगी तब हमला करेंगे? ट्रंप जो बोलेंगे उसी से तय होगा कि 34वें दिन जाकर महायुद्ध रुकेगा, थमेगा, थमने की तरफ बढ़ेगा या फिर भड़केगा। जो भी होगा, यह तय है कि अब से 10 घंटे बाद बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 28 फरवरी को सब कुछ अचानक हुआ। जैसे 28 फरवरी की सुबह सूरज उगने से पहले अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया। क्या बिल्कुल उसी तरह महायुद्ध के 34वें दिन ट्रंप फिर बड़ा ऐलान कर सकते हैं? बस कुछ वक्त की बात है। यकीन मानिए, इस युद्ध में बहुत कुछ होने जा रहा है। हो सकता है ट्रंप ईरान की जंग में युद्ध विराम का एकाएक ऐलान कर दें, जिसका ट्रेलर वो युद्ध के 33वें दिन की सुबह दे चुके हैं। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read, I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, we'll leave. आपको लगेगा इसमें तो ट्रंप
युद्ध खत्म करने में 2 से 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, फिर कैसे बहुत कुछ हो सकता है की बात हम कह रहे हैं। इसके लिए 3 खबरों में संकेत है। पहली खबर, ट्रंप अमेरिका के नागरिकों के नाम संदेश देने वाले हैं। दूसरी खबर, ट्रंप के शब्द हैं, हमें ईरान से निकलना है, हम वो जल्द करेंगे। तीसरी खबर, मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है, हम मंजिल देख सकते हैं, ये आज नहीं, कल नहीं, लेकिन ये आ रही है। तो क्या राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप युद्ध विराम की तारीख या डेडलाइन दे सकते हैं? When we feel that they are for a long period of time put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. ट्रंप के शब्दों पर फिर से गौर करिएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं हम चले जाएंगे, डील होती है या नहीं ये मायने नहीं रखता। तो ट्रंप अमेरिका के नाम अब अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं? युद्ध खत्म करने का ऐलान कर देंगे? क्या युद्ध खत्म करने की नई डेडलाइन देंगे? अब तक युद्ध में क्या हासिल किया ये बताएंगे? ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर स्थिति साफ करेंगे? ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने पर ट्रंप अमेरिका की जीत बताएंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बताएंगे? ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़े ऑपरेशन को लेकर बात करेंगे? ट्रंप जो भी बोलेंगे उसी से ईरान की जंग का भविष्य तय हो सकता है। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले के इस बयान में वो जोर इस बात पर देते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अमेरिका का मकसद इस युद्ध में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना रहा। इसी बयान से ठीक एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ये डरा देने वाले धमाके का वीडियो जारी किया। ये 30 और 31 मार्च की रात का वीडियो है, जब अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर अपने बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टर बम से हमला किया। वो इस्फहान जहां से दावा किया जाता है कि पिछली बार यानी 2025 के युद्ध के दौरान अपना संवर्धित यूरेनियम ईरान की तरफ से हटा लिया गया। तो क्या इस्फहान में इसीलिए हमला करके बातचीत की संभावना और आगे आगे देखिए होता है क्या वाली बात ट्रंप कहने लगे। इस बार बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। ये कहने की वजह केवल ट्रंप ही नहीं, महायुद्ध के 33 दिन में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ जब ट्रंप बातचीत की बात करके अचानक हमला तेज कर चुके हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर कहा गया कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने की जरूरी इच्छा शक्ति है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। उस ईरान में युद्ध छेड़कर भले ट्रंप ये दावा करें कि उन्होंने मकसद हासिल कर लिया और वो जल्द यहां से निकल सकते हैं, लेकिन कुछ बातों पर गौर करिएगा। ट्रंप कहते हैं कि हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं, केवल परमाणु ठिकाने तबाह करना था, जबकि उन्हीं के विदेश मंत्री कहते हैं कि ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल एक दिन परमाणु बम बनाने के लिए करने वाला है। ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल कुओं, खारद्वीप पानी के प्लांट को उड़ाकर नष्ट कर देगा। अब ट्रंप कहने लगे कि अमेरिका का हॉर्मुज से कुछ लेना देना नहीं। तो क्या ट्रंप ईरान में लक्ष्य हासिल किए बिना युद्ध से बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं, या फिर युद्ध को और आगे ले जाने से पहले वो माहौल की टोह ले रहे हैं? क्योंकि ईरान तो लगातार ये कहता आ रहा है वो अगले 6 महीने के लिए भी युद्ध को लेकर तैयार है। इसीलिए कहा जा रहा है अभी ईरान की इस जंग में बहुत कुछ होने वाला है। ट्रंप ईरान से बाहर निकलने की बात उस सवाल पर कहते हैं जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका में बढ़ती गैस कीमतों और उन्हें कम करने की उनकी योजना के बारे में क्या सोचते हैं। तब ट्रंप बोले कि इसके लिए मुझे सिर्फ ईरान से बाहर निकलना होगा और हम बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप कहते हैं कि खामेनेई को खत्म करके ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, क्या उस ईरान में नया तनाव शुरू हो चुका है? ईरान में सरकार और IRGC के बीच टकराव बढ़ने की खबर है। ईरान इंटरनेशनल और तेहरान टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार ईरान की ताकतवर सेना जैसी संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार IRGC ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। दावा यह भी है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन की मुलाकात सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से नहीं हो पा रही है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर
लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक उनकी टीम कुछ समझदार ईरानी नेताओं के संपर्क में है और बातचीत के जरिए हालात को शांत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ट्रंप जिस बातचीत का दावा कर रहे हैं वो पेजेश्किन से हो रही है, जिनको लेकर खींचतान का दावा अब किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं से बातचीत कराते हैं, क्योंकि सवाल जो बड़ा हमारे सामने इस समय खड़ा हो रहा है वो ये कि अब तक क्या ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा था उसमें कुछ सच्चाई है? प्रणय, क्या हम ये समझें कि पेजेश्किन से अगर आईआरजीसी की तनातनी आज की तारीख में दिख रही है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि वो मुमकिन है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से बात कर रहे हो और मिलिट्री लीडरशिप इस चीज को पसंद न करे कि किसी भी तरह से समझौता हो? देखिए श्वेता, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, पहला मौका नहीं है। 7 मार्च को भी जब मसूद पेजेश्कियान का वो बयान सामने आया था कि हम पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे, उसका खंडन आया और उसके बाद से हम अब तक ये सिलसिला देख रहे हैं कि तमाम खाड़ी के पड़ोसी मुल्कों के ऊपर ईरान के वार का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मैं सबसे पहले आपको एक ग्राउंड जीरो का अपडेट दे दूं। कुछ अप्रत्याशित सा घटा है। बीते 20-25 मिनट के अंदर लगातार सायरन बजे हैं और आसमान जो तेल अवीव का है वो इस समय गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। हालांकि इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो मिसाइल इंटरसेप्शन की धमक है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है लगातार। और ये सुबह से अगर हम बात करें तो ये 7वां 8वां ऐसा मौका है जब इस तरीके से तेल अवीव का आसमान गूंजा है या जो थर्राया है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहां पर भी एक टुकड़ा आके गिरा था और उस जगह की मैं आपको तस्वीर बताता हूं कि कैसे एक बिल्डिंग का जो पूरा हिस्सा है वो चकनाचूर यहाँ पर हो गया है। ये देखिए, बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो गिरा है और ये करीब 3 मंजिला इमारत थी और उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। ये सारी तस्वीरें हैं, ये ग्राउंड की तस्वीरें हैं, ये जमीन की तस्वीरें हैं। ये बताती हैं कि किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से जो है ये युद्ध विध्वंस कर रहा है और किस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से वार का सिलसिला भी, ये जो सारी बातें हो रही हैं कि शांति की बात हो रही है या कोई समझौता हो रहा है, कोई फॉर्मूला बना है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो सारी चीजें अभी कम से कम जमीन पर उतरती हुई तो नजर नहीं आ रही हैं। और यही एक वजह है जिसके कारण से ये माना जा रहा है कि लड़ाई जो है ये और गंभीर हो सकती है और इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मैं सुबह की बात करूं तो आज सुबह से कल बीते 24 घंटे अपेक्षाकृत थोड़े से शांत थे, लेकिन आज सुबह के 12 घंटों के अंदर अगर हम देखें तो लगातार तेल अवीव के आसमान के अंदर बजते हुए सायरन, अलर्ट, इंटरसेप्टर्स की आवाजें और आसमान में चमकती हुई वो इंटरसेप्टर मिसाइलों की लकीरें, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से ईरान के अंदर के बाहर भी ये सारा जो इम्पैक्ट है उन तमाम चीजों का, जो सत्ता की रस्साकशी चल रही है इसको लेकर। और साथ में आखिर में एक बात मैं कहूंगा आपसे कि मसूद पेजेश्कियान कहने को राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो सुप्रीम कमांडर के हाथ में होती है, आईआरजीसी के हाथ में होती है। जो ईरान का सत्ता का स्ट्रक्चर है उसके अंदर राष्ट्रपति जो है उनके पास में किसी तरीके के सेना के इस पूरी लड़ाई में इजराइल वो बिंदु है जिसकी तरफ से एक समझौता होने के बाद भी शायद वहां से आक्रमण बंद न हो और ईरान के आक्रमण इजराइल पर बंद न हो। लेकिन क्या ये संभव है? क्या किसी तरह की बात बन सकती है इस सब के बीच? जो आईआरजीसी और पेजेश्कियान के बीच की खींचतान की बात हो रही है उससे जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन हम साथ ही आपको बता दें कि आज की रात इस महायुद्ध की अहम रात है, क्योंकि अमेरिका को कल सुबह तक फैसला लेकर बताना है कि आगे क्या होगा। ईरान किसी भी हाल में झुकता हुआ दिखना नहीं चाहता और आईआरजीसी ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 89वें चरण के दूसरे अभियान को शुरू करने का दावा किया है। आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के क्षेत्र के बाहर अमेरिकी सैनिकों के एक समूह पर हमला किया गया है। खबरों के अनुसार इस हमले में बड़ी संख्या में ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। अशरफ, आप लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हुए अब आखिरकार आप वापस कश्मीर पहुंचे हैं, लेकिन ईरान का जो ये रुख, आईआरजीसी का जो ये आक्रमण, और डे 1 से हम चर्चा कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल धुआंधार अपनी मिसाइलें मार रहा है, वो जिन देशों तक पहुंच सकता है वहां पर ड्रोन अपने पहुंचाता है, जहां पर मिसाइल की मार से ज्यादा क्षति कर सकता है वो मिसाइल मारता है। आईआरजीसी की तरफ से जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह का रुख रखा गया है, और ये ट्रंप चाहे किसी से भी बात कर ले एक शांति की, सीज फायर की, लेकिन आईआरजीसी का रुख ये नहीं दिखा रहा है।
वो बेखौफ होकर इस तरह के ठिकानों पर हमला कर रहा है जिसकी चेतावनी वो देता है, जैसा अमेज़न सेंटर में बहरीन में दिखा है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और जब सुप्रीम लीडर ईरान के जिंदा थे, उन्होंने इस युद्ध के लिए, यानी अली खamenei ने इस युद्ध के लिए पूरी जो खाका था वो तैयार करके रखा था। उन्हें पता था कि अमेरिका जो है हमला करने वाला है ईरान पर। शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उनका असैसिनेशन होगा, लेकिन उससे पहले ही पूरी तरह से इस युद्ध की प्लानिंग को लेकर उन्होंने अली लारजानी को पूरा ब्रीफ किया था, जो सबसे करीब उनके थे। और अली लारजानी जब तक वो जिंदा रहे इस युद्ध के दौरान, उनको भी असैसिनेट किया गया। उन्होंने IRGC को पूरी तरह से वो खाका जो कि सुप्रीम लीडर चाहते थे वो दिया। और यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड में भी है। उन्होंने शुरू में कहा था, अली खamenei ने उनकी हत्या से पहले, कि ये युद्ध जो है ये अमेरिका के साथ सिर्फ युद्ध नहीं होगा, ये रीजनल वार होगा। ये बिल्कुल उन्होंने अपने आखिरी स्टेटमेंट में कहा कि ये अमेरिका के साथ युद्ध नहीं होगा, ये रीजनल युद्ध होगा। तो खाका पहले से ही तैयार था और एक ही लक्ष्य है, न सिर्फ ईरान का कि वो जो है इस युद्ध को जीते, बल्कि साथ ही साथ उनका ये लक्ष्य है कि अमेरिका के बेस अब भविष्य में खाड़ी के किसी देश में न रहे। और यही कारण है कि IRGC की तरफ से और ईरानी सेना की तरफ से इजराइल से भी ज्यादा, अमेरिका के बेसिस से भी ज्यादा अमेरिका के हितों को खाड़ी के देशों के भीतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चाहे उसमें F-15 जहाज हो जो कुवैत में गिरे, किस कारण से गिरे अभी वो जांच का विषय है। उसके बाद सऊदी अरब में सबसे महत्वपूर्ण जो विमान उन्होंने मिसाइल अटैक में तबाह किया और सटीक निशाना लगा। उसके बाद IRGC की तरफ से ही ये कहा गया कि हमारी जिस फैसिलिटी पर, जिस चीज पर हमला होगा उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे और अमेरिका के उन हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। जब ऑयल फैसिलिटी पर अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से ईरान में, तेहरान में, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि कतर की जो गैस फैसिलिटी है, जो गैस रिजर्व है, उस पर हमला हुआ। तो जाहिर है कि ये खाका जो कि सुप्रीम लीडर ने अपने IRGC को अच्छी तरीके से मालूम है, और चूंकि जो अशरफ बता रहे हैं, जो प्लानिंग पहले से हुई, उस वजह से IRGC को आज मालूम है कि कहां पर प्रहार होगा तो अमेरिका को दर्द होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से JD वैंस को, यानी अपने उपराष्ट्रपति को, यह कहा गया है कि अमेरिका कुछ शर्तों पर सीज फायर करने के लिए तैयार हो सकता है, उससे पहले नहीं। और वो शर्त में सबसे प्रमुख है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोला जाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले जाने का अगर फैसला होता है तो अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। प्रणय, ये बात तो ईरान भी जानता है, इसीलिए जब हमने देखा कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय से सुगबुगाहट इस बात को लेकर थी कि अगर कुछ भी हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम गला दबाएंगे। अब देखिए वही चीज कारगर हो रही है। अमेरिका अगर छुपे तौर पर भी यह चीज कह रहा है, सूत्रों के हवाले से भी यह खबर निकल रही है, तो हकीकत तो यही है कि ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा सरदर्द है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सरदर्द है ही सही, क्योंकि दबाव लगातार अन्य देशों की तरफ से भी अमेरिका पर बन रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये लड़ाई खत्म कब होगी, किस कीमत पर होगी। लेकिन इसे एक इंपॉर्टेंट मार्कर की तरह देखिए कि अगर JD वैंस को उन्होंने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, अगर वो 2 से 3 हफ्तों की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक इंटेंसिफिकेशन का फेज आ सकता है। इस लड़ाई के अंदर एक जो है तेजी आ सकती है इस लड़ाई के अंदर, और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आज के संकेतों को देखें तो जिस तरीके से बीते 10-12 घंटों के अंदर मिसाइल अलर्ट्स आए हैं, अलग अलग इलाकों के अंदर आए हैं, वो बताता है कि इसमें एक इंटेंसिफिकेशन का फेज आ सकता है। ऐसे में जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति जो है वो रैशनल बात कर रहे हैं। ये तमाम खबरों का आना कि IRGC और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के बीच में मतभेद हो गए हैं, ये अंदर की जो उथल पुथल है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, वो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन यानी इन तमाम चीजों के बीच में इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, और यदि आसानी से नहीं खुलेगा तो क्या और ताकत का इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है। जितने ट्रूप्स, तीसरा विमान वाहक पोत उसने वहां पर पहुंचाया है, क्या एक टर्मिनल फेज जो है उसमें लड़ाई अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका, अशरफ आपका, इस पूरी बातचीत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को अभी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने का मतलब क्या होता है और एक मिलिट्री लीडरशिप को समझाना क्या होता है, क्योंकि IRGC अपनी तरफ से मानता हुआ दिख नहीं रहा है।
कल सुबह ट्रंप अगर एक बड़ा ऐलान युद्ध से जुड़ा करेंगे तो उसमें सबसे अहम हॉर्मुज से जुड़ा फैसला होगा। इस पर सबकी नजरें रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अभी तक वो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हो पाए। ट्रंप ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके को आने का न्योता दिया, लेकिन नेटो जैसे अमेरिकी दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। इससे नेटो और अमेरिका के रिश्ते भी बिगड़े हैं। सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी तक अमेरिका जैसी महाशक्ति खुलवा क्यों नहीं पाई है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की तैयारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ईरान ने 4 स्तर पर काम किया है। ईरान का पहला सुरक्षा चक्र जहाजों को रोकने के लिए पहाड़ों के साए में छिपाकर रखी मिसाइलें हैं। जहाजों को परेशान करने या उन पर कब्जा करने के लिए तेज आक्रमणकारी नौकाओं का झुंड भी ईरान ने तैयार किया। जहाजों को ट्रैक करने और निशाना बनाने के लिए ईरान ने ड्रोन भी तैयार किए। अब अमेरिका इस सुरक्षा चक्र को तोड़ क्यों नहीं पा रहा? तो इसकी वजह यह है कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत गहरे पानी में युद्ध और लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उथले भीड़ भाड़ वाले जो इलाका होता है पानी में, वहां तट से छोड़े जाने वाली मिसाइलें या छोटी नाव के झुंड के सामने उनकी प्रतिक्रिया का समय कुछ ही सेकंड्स तक सीमित हो जाता है। वो असुरक्षित हो जाती हैं। मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी सैनिकों का समुंदर पर सबसे सुरक्षित घर है, वो ईरान की रणनीति के आगे खुद असुरक्षित हो जाता है। जिन ट्रंप की वजह से दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हुआ, वो ट्रंप अब जंग खत्म करने की तैयारी में जुट गए। कह रहे हैं तेल नहीं है तो हमसे ले लो, दम है तो हॉर्मुज से ले आओ, हम तो चले। I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊर्जा का वो सबसे प्रमुख रास्ता जहां दुनिया ने अमेरिका के घमंड को इन जहाजों के रूप में चलते देखा। पिछले कुछ हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए वो दुखती रग साबित हुआ है जिसने जंग की सूरत ही बदल दी। दुनिया ने देखा है कि किस तरह से अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाया। अब सवाल है, अगर अमेरिका बिना हॉर्मुज को खुलवाए चलता बना, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? क्या ईरान इसे पूरी तरह कंट्रोल करेगा? इसका जवाब ईरान से तुरंत आता है। बुधवार को ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, आखिरकार ट्रंप सत्ता परिवर्तन के सपने तक पहुंच गए, लेकिन समंदर के शासन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निश्चित रूप से खोला जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस्लामी गणतंत्र के नियमों का पालन करेंगे। मेहमान नवाजी का 47 साल पुराना युग खत्म हो गया है। No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. तो जंग से भले ही ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया, भले ईरान में भारी तबाही हुई हो, हजारों लोग सैनिक मारे गए हो, लेकिन ट्रंप की वजह से ईरान को क्या एक ऐसे खजाने की चाबी हाथ लग गई जो उसकी सारी गरीबी दूर कर सकती है। ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने हॉर्मुज स्ट्रेट प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज से शुल्क या टोल वसूलेगा। टोल ईरान की मुद्रा रियाल में चुकाना होगा, जो भारतीय रुपए में करीब 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका इजराइल पर प्रतिबंध रहेगा। यूं तो हर देश अपनी रणनीतिक तैयारी में भूगोल का इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान ने लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रखी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, यानी दुनिया में तेल की आवाजाही का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता चोक कर देगा। इसका दबाव बढ़ेगा और अमेरिका झुकने के लिए मजबूर हो सकता है। बीते 1 महीने के दौरान बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने यह साबित कर दिया है कि काफी हद तक अमेरिका के विमान वाहक पोत, उसके भारी भरकम हथियार और इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के मुकाबले उसका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला दाव रणनीति की बिसात पर काफी हद तक कारगर साबित हुआ है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रंप कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया और उसकी ये रणनीति कामयाब होती दिखी, जिसने खाड़ी देशों में अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर दिया है।
कोई एक पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। ये सभी खाड़ी देशों की साझा संपत्ति है। कतर जहां ईरान को नाराज नहीं करना चाहता, वहीं यूएई इलाके में ईरान की दादागिरी हमेशा खत्म करने के लिए दावा है, जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर खाड़ी देशों में यूएई पहला देश होगा जो जंग में सीधे हिस्सा लेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हॉर्मुज को जबरन खोलने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है, ताकि जो देश अब तक हॉर्मुज को लेकर खामोश हैं, वो इसे खुलवाने को लेकर आगे आए। यूएई ने अमेरिका को यह सुझाव भी दिया है कि वो हॉर्मुज में मौजूद द्वीपों, खासकर अबू मूसा द्वीप पर कब्जा कर ले, जिस पर ईरान ने 5 दशकों से कब्जा किया हुआ है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ऐलान किया कि अमेरिका जल्द ही युद्ध खत्म कर सकता है, उससे खाड़ी देशों का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपने तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की दादागिरी का सामना करना पड़ेगा। इस रास्ते का विकल्प खोजना होगा, क्योंकि जब अमेरिका इस रास्ते से ईरान को नहीं हटा पाया तो फिर वो इसे कैसे करेंगे। But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. 28 तारीख को हमला होते ही अगले दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आवाजाही रुक गई। इसे लेकर 3 मार्च को ट्रंप ने पहली बार भरोसा दिया कि अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को गुजरने के दौरान सुरक्षा दे सकती है। लेकिन 12 तारीख को ईरान के दाई नेता मोज्तबा ने 2 टूक कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। इसके अगले दिन 13 तारीख को ट्रंप ने फिर से सुरक्षा का भरोसा दिया, खार्ग पर हमला कर चेतावनी दी कि जल्द हॉर्मुज नहीं खोला तो अगली बार खार्ग के तेल ठिकाने तबाह कर दूंगा। लेकिन ईरान फिर भी नहीं झुका। जब बात नहीं बनी तो 21 मार्च को ट्रंप की तरफ से 48 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया गया। हॉर्मुज न खोलने पर पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी। ईरान फिर भी नहीं झुका। 30 मार्च को पानी के प्लांट तक उड़ाने की चेतावनी दे दी गई। इन सब धमकियों के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ, जिसने हॉर्मुज को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। सऊदी, कतर और यूएई जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी। बिना अमेरिकी सुरक्षा के कारोबार करने के लिए ईरान पर ये निर्भर हो जाएंगे। सवाल है कि क्या अमेरिका अपने दोस्तों को इस मुश्किल में छोड़कर जाने का जोखिम उठाएगा। ईरान का ताजा बयान आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला सिर्फ ईरान करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान बताता है कि ईरान के तेवर नरम नहीं हुए हैं। उसकी तैयारी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की है। ऐसे में ईरान इसे लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कम से कम वो ट्रंप के बयानों से तो नहीं मानेगा। अब ट्रंप क्या करेंगे और सुबह जो भी वो घोषणा करने वाले हैं उस पर भी क्या इसका असर पड़ेगा। अगर अमेरिका ये जंग बीच में छोड़कर चला गया तब खाड़ी देशों का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके नतीजे भी बहुत व्यापक होंगे, क्योंकि आनन फानन में अगर अमेरिका ने युद्ध खत्म किया तो फिर ईरान मजबूत होगा, खाड़ी देशों में उसकी धमक बढ़ेगी। अगर ये ऐसा होता है और अमेरिका इसी आधा युद्ध करके चला जाता है या अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाता है और युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है, तो खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सामने आएगी, क्योंकि खाड़ी देशों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अभी तक, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखें तो उसको अमेरिकी स्ट्रैटेजी से लिंक किया हुआ है और अमेरिका एक तरह से एक्सटेंडेड सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करता रहा है। तो अगर ऐसा होता है जिसमें कि पूरा बैलेंस ऑफ पावर एक तरह से शिफ्ट होता है और खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो उसमें खाड़ी देश जरूर ये इस बात पर सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि अमेरिका के साथ उनके संबंध आगे चल के कैसे होंगे। एकदम से वो कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डिपेंडेंस है, बहुत एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है, डिफेंस डिपेंडेंस है, सिक्योरिटी डिपेंडेंस है, लेकिन उस डिपेंडेंस को कम करने की तरफ कदम जरूर खाड़ी देश उठाएंगे अगर ये युद्ध एक ऐसी स्थिति पर समाप्त होता है जहां पर किसी प्रकार का डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अमेरिकी विदेश नीति इस मिडिल ईस्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो ट्रंप के बयानों में एक पैटर्न दिखता है, एक तरफ जीत का दावा, दूसरी तरफ आगे हमले की चेतावनी। क्या यही इस बार भी है या फिर वाकई अब वो युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं? 2 से 11 मार्च के बीच सबसे पहले 3 बार ट्रंप ने कहा कि ईरान को घुटने पर ला दिया है। फिर 12 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान लगभग खत्म होने की स्थिति में है।
और अब सिर्फ कुछ समय की बात है। 13 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये उन्हें अंदर से महसूस होगा और ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 23 मार्च को उन्होंने बातचीत को अच्छा और प्रोडक्टिव बताया, लेकिन साथ ही कहा कि अगर बातचीत विफल हुई तो बमबारी जारी रखेंगे। 24 मार्च को उन्होंने कहा हम ये युद्ध जीत चुके हैं। 26 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा ईरान हार चुका है, अब वापसी नहीं कर सकता। 31 मार्च को कह दिया कि परमाणु ठिकाने खत्म ईरान के और वहां सत्ता भी बदल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। Doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no navy. They have no military. They have no air force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. अब से करीब 10 घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नागरिकों के नाम राष्ट्र का संबोधन करने वाले हैं। इसके बाद आज बाजार में उछाल देखा गया, तेल के दाम गिर गए। सबको उम्मीद लगने लगी कि ट्रंप युद्ध रुकने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ईरान को लेकर अपने मिले जुले संकेतों से केवल विदेशी नेताओं और फाइनेंशियल मार्केट को ही नहीं उलझन में डाल रहे। जो सलाहकार राष्ट्रपति से नियमित रूप से बात करते हैं, उन्होंने अमेरिकी न्यूज कंपनी एक्सियोस को बताया कि वो उतने ही अनिश्चित हैं। ट्रंप के कुछ सहयोगी और समर्थक कहते हैं कि वो किसी साफ योजना पर चलने के बजाय ज्यादातर मौके के हिसाब से काम करते हैं। एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा आखिर में कोई नहीं जानता कि वो असल में क्या सोच रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने कहा उनके पास पिछले हफ्ते के लिए एक योजना थी और उसके बाद से वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे योजना बना रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने सोमवार को ट्रंप से बात की थी, उनका दावा है कि योजना यही है कि आपको कुछ भी पता न चले। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कह चुके हैं कि मकसद यह है कि कोई अंदाजा न लगा पाए, यकीनन किसी को यह पता न चले कि आप क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा सऊदी अरब के लोग तो चाहते हैं कि यूएस अभी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर अपना काम पूरा कर दे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर 6 अप्रैल की डेडलाइन तक कोई समझौता नहीं हो पाता है तो ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करके उसे आखिरी चोट पहुंचाएंगे और फिर वहां से अपनी सेना हटा लेंगे। फिर घूम फिर कर सवाल आता है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं। इस पर एक सलाहकार के हवाले से दावा किया जाता है कि अमेरिका यह जान चुका है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में एक विकल्प जो सामने आया है वो है मोइंग द ग्रास, यानी जब जोरदार लड़ाई शांत हो जाए तो जरूरत पड़ने पर बीच बीच में हमले करते रहना। अमेरिकी प्रशासन के एक और अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने शुरू में ही कह दिया था कि हो सकता है हमें दोबारा वापस आना पड़े और हो सकता है हमें सच में वापस आना पड़े। तो क्या आगे अब ट्रंप की यही रणनीति है कि अभी युद्ध के मैदान से निकले और बाद में फिर कभी ईरान में उनके मुताबिक परमाणु बम होने या बनने की आशंका हो तो वो हमला कर दें? डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए ट्रंप जो युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं उनका कितना मतलब है इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रंप के नरम होने की एक बड़ी वजह आने वाले चुनाव हो सकते हैं जिसमें तेल के दाम में आया उफान सत्ता में ट्रंप का रसूख कम कर सकता है। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. ईरान को पूरी तरह मसलने पर आमादा डोनाल्ड ट्रंप अचानक नरम क्यों पड़ते दिखे? इस सवाल का पुख्ता जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन माने जा सकते हैं, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनका पहला सियासी इम्तिहान है। Tonight we're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years. And beyond that, there was blackmail, period. Under my leadership, America is ending the threat posed by this radical regime, decimating Iran's capabilities with Operation Epic Fury, something that nobody's ever seen. जंग के बीच ट्रंप अपनी रैलियों में ईरान पर हमले को देश की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता तेल गैस की कीमत बढ़ने से परेशान है, जिसके दाम अमेरिका में सोमवार को 3 साल में सबसे ज्यादा $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गए।
अमेरिका में बढ़ती महंगाई ट्रंप के बढ़ते विरोध को खाद पानी दे रही है। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जंग को लेकर जनता के गुस्से की झलक ताजा सर्वे में भी मिलती है। रॉयटर्स इप्सोस के ताजा सर्वे में 2/3 लोग मानते हैं अमेरिका को ईरान युद्ध में अपनी भागीदारी जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, भले ही उनकी सरकार निर्धारित लक्ष्यों को हासिल न कर पाई हो। शुक्रवार से रविवार तक किए गए सर्वेक्षण में लगभग 66% जवाब देने वाले लोगों का ये मत अमेरिका में जंग को लेकर विरोध के बारे में बताता है। जवाब देने वालों में 27% ने कहा कि अमेरिका को ईरान में अपने सभी टारगेट हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, भले ही संघर्ष लंबे समय तक चले। 6% ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थकों में से 40% भी तुरंत जंग खत्म करने के समर्थक हैं, भले ही अमेरिकी लक्ष्य हासिल ना हो, जबकि 57% ट्रंप समर्थकों ने लंबे समय तक भागीदारी का समर्थन किया है। पिछले साल जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से अमेरिकी जनता के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। हालांकि कुछ हद तक ये अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के सामान्य बात है, लेकिन ट्रंप की लोकप्रियता में शुरुआती गिरावट, महंगाई और बढ़ते खर्च को लेकर जनता में बढ़ता गुस्सा है। इतिहास भी उन्हें खबरदार करता है। तेल के दाम का अमेरिकी चुनावों पर सीधा असर होता है। ज्यादा तेल के दाम मतलब ज्यादा सीटों का नुकसान। साल 2014 से 2022 तक का यही ट्रेंड रहा है। साल 2006 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहते तेल के दाम मार्च में $56 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो आज के डॉलर के मूल्य के हिसाब से 90 है। इसका खामियाजा बुश को 30 सीटों को गंवाने के रूप में भुगतना पड़ा। साल 2010 में बराक ओबामा के पहले कार्यकाल के पहले मिड टर्म चुनाव में मार्च के समय तेल के दाम $76 प्रति बैरल हो गए, जो आज के हिसाब से $113 प्रति बैरल होता। इसका असर ओबामा के 64 सीट गंवाने के रूप में हुआ। 2014 के मिड टर्म चुनाव में भी ओबामा के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स को 13 सीटों का नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में मार्च 2018 में तेल के दाम $61 प्रति बैरल थे, जो आज के हिसाब से $79 होता। फिर भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 42 सीटों का नुकसान हुआ। तेल के दाम कम होने के बावजूद भी ट्रंप को सीटें इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि मार्च से सितंबर के बीच में जब मतदाता वोटिंग के बारे में सोचते हैं, तभी तेल के दाम बढ़ गए और ट्रंप को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में सिर्फ जो बाइडेन अपवाद रहे, जिनके कार्यकाल में तेल के दाम $160 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो आज के हिसाब से $119 प्रति बैरल होता। फिर भी उन्हें सबसे कम 9 सीट का ही नुकसान हुआ। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की तरह अमेरिका में भी महंगाई चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो चुनाव के नतीजों को बदल सकता है। ट्रंप के कामकाज को लेकर पहले ही अमेरिका में नाराजगी है, जिसकी भरपाई ईरान से खतरे का नैरेटिव भी नहीं कर पा रहा। शायद यही वजह है कि ट्रंप जंग रोकने की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि मामला चुनाव का जो है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से ही नेटो देशों पर हमलावर हैं। ईरान युद्ध के बाद तो नेटो देशों के साथ अमेरिका का झगड़ा खुलकर बाहर आ गया है। ट्रंप ने आज कह दिया कि अमेरिका नेटो से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है। This is NATO, and I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. नेटो एक पेपर टाइगर है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप से पहले नेटो के सबसे बड़े दुश्मन कहते आए, लेकिन पुतिन की भाषा बोलते ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े सैनिक गठजोड़ के भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America. रूस यूक्रेन युद्ध से नाटो को लेकर ट्रंप के तेवर सख्त हुए, लेकिन ईरान युद्ध के बाद तो नाटो का झगड़ा खुलकर बाहर आ गया। स्पेन ने दो टूक कह दिया कि वो ईरान युद्ध के खिलाफ है। फ्रांस ने कहा वो जंग का समर्थन नहीं करता। जर्मनी ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना है। ब्रिटेन ने कहा ये जंग उनकी नहीं। इटली ने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पोलैंड ने हथियार देने से अमेरिका को मना कर दिया। हंगरी ने सैन्य मदद से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं हुआ कि ईरान युद्ध में उनके नाटो के साथी इस तरह लग छोड़ देंगे। इसीलिए नाटो देशों पर रूस से ज्यादा अब अमेरिका से हमले हो रहे हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के बाद नाटो से रिश्तों को लेकर दोबारा विचार होगा। तो ट्रंप ने द टेलीग्राफ को बताया कि वो अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के डेली टेलीग्राफ को बताया कि उन्हें हमेशा से पता था कि नाटो एक कागजी शेर है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन हॉर्मुज को खुलवाकर, इसीलिए वो लगातार नाटो देशों से आकर उनकी मदद करने की बात करते रहे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो भड़क गए, जबकि अमेरिका ही मान चुका है कि ईरान पर जिस आरोप के चलते हमला हुआ वैसा कुछ है ही नहीं। Half of the free world. These are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others, and yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight, we get questions or roadblocks or hesitations. तो ट्रंप ने पहले ईरान पर हमले की वजह उसकी मिसाइल से अमेरिका को खतरा बताया। जब जंग में उन्हें मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले, तब अमेरिका की तरफ से ईरान से यूरोप को खतरे की बात कही जाने लगी। And the president's pointing out, you don't have much of an alliance if you have countries that are not willing to stand with you when you need them. He's simply pointing that out, and ultimately it'll be his decision of what that looks like after this is complete. अमेरिका को ये भरोसा तो था यूरोपीय देश नाराज है, लेकिन उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि यूरोप और नाटो के सदस्य देशों के नेता इतना तीखा पलटवार करेंगे। अमेरिका के खिलाफ यूरोप में बने इस माहौल के बीच में सोशल मीडिया पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की 2 महीने पुराना बयान भी वायरल हो जाता है, जिसमें वो अमेरिका की मनमानी को लेकर खुलकर बोलती हैं। इटली की तरह ब्रिटेन के पीएम भी अमेरिका को खरी खरी सुना रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नाटो पर ट्रंप के बयान पर कहा कि ब्रिटेन नाटो के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुझ पर और दूसरों पर चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, मैं अपने सभी फैसलों में ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को ही सबसे ऊपर रखूंगा। ईरान की जंग के मोर्चे पर ट्रंप ने जो फैसले किए हैं, उससे न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ट्रंप के मनमाने फैसले का विरोध हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान जंग से किसी तरह निकलने के रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में ट्रंप और नाटो देशों के बीच की दरार और चौड़ी हो गई है। अमेरिका की तरफ से सीज फायर की कोशिश हो रही है। ईरान की सेना हमलों के दावे कर अपनी स्थिति मजबूत दिखाने में लगी है। ईरान ने दावा किया कि खाड़ी देशों में अमेरिका के एवैक्स और रिफ्यूलिंग विमानों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। बयान में दावा किया गया है कि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एवैक्स निगरानी विमानों और हवाई रिफ्यूलिंग विमानों वाले स्थानों पर हमले किए गए। इसमें यूएई में मिसाइलों और ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेडार शामिल हैं। इस ऑपरेशन में कथित तौर पर लंबी दूरी वाले आराश 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। युद्ध की दिशा और युद्ध का अंजाम समझने के लिए सुबह भारतीय वक्त के अनुसार सुबह लगभग 6:30 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। दुनिया के नाम भी यह संबोधन ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारी नजर इस पर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।